बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। मेरा नाम असद है और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरे घर के करीब एक फकीर रहता है जिसके घर में नत नए पकवान बने होते हैं। हालांकि वो ना ही कमाता है और ना ही वो भीख मांगता है। जब मैंने इस राज की वजह जानना चाही तो अचानक फकीर गायब हो गया। मेरा नाम असद है। मैंने हाल ही में पढ़ाई मुकम्मल की थी और शहर से पढ़ाई मुकम्मल करके अपने आबाई घर वापस चला आया था। मैं उन दिनों नौकरी ढूंढ रहा था जब मुझे एक फकीर के मुतालिक पता चला जो मेरे ही घर के साथ एक पसमानदा से घर में रह रहा था। वैसे तो मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन जब से नौकरी ढूंढ रहा था तब से अब्बा ने मुझे यही कहना शुरू कर दिया था कि फकीरों की दुआएं जल्दी लगती हैं, उनकी दुआएं लेनी चाहिए। और मैं भी थोड़ा बहुत उनकी बातों पर अमल करने लगा। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि अचानक मैं उस फकीर के घर एक बहाने से जाने लगा। बल्कि यूं भी कहा जा सकता है कि अब्बा ने मेरी एक ड्यूटी लगाई हुई थी जिस पर मैं अमल कर रहा था। लेकिन उस अमल के जरिए ही मुझ पर बहुत अजीबोगरीब इंकशाफात हुए जिन्हें मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन मैं बाहर दोस्तों के साथ घूम रहा था कि शाम हो गई और मुझे घर वापसी में काफी ज्यादा देर हो गई थी। मैं यूं ही जब घर आया तो अम्मी से कहा कि भूख लगी है। उन्होंने हाथ मुंह धोने को बोला। वो खाने की प्लेट बनाने लगी। मैं अच्छी तरह मुंह हाथ धोकर दोबारा चारपाई पर आकर बैठा ही था कि अब्बा की आवाज ने मुझे बेहद चिढ़ा दिया। असद, लतीफ बाबा को खाना तो दे आओ। लतीफ बाबा वही फकीर थे जो हमारे मोहल्ले में और मेरे घर के साथ ही रहते थे। मैंने बड़ी नाराजगी से अब्बा को देखा। वो मुझे छोड़कर हमेशा उनके आराम की और खाने की फिक्र करते थे। हालांकि मुझे इस बात पर कोई दुख न था, लेकिन इस पल मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया क्योंकि मुझे खुद भी भूख लगी हुई थी। अब्बा, मैं खाना खा लूं तो दे आऊंगा, मैंने वहीं बैठे बैठे कहा और साथ ही अम्मी को बोला कि वो मुझे खाना ला दे। वो भी सालन गर्म करने में लगी हुई थी। अभी देकर आओ, तुम्हें पता है ना फकीरों की दुआएं जल्दी लगती हैं, तुम्हारी नौकरी भी जल्दी लगेगी। अब्बा ने हमेशा की तरह वही बात फिर से दोहराई तो मैं जी ही जी में जिच हो गया। और ये मेरे तासुरात से बखूबी देखा भी जा सकता था क्योंकि मैं पलंग से नीचे उतरने से पहले काफी झुंझला कर उठा था। क्या है जी, खाना तो खाने दें। अम्मी ने पलंग पर मेरी रोटी रखी और साथ ही अब्बा को गुस्से से देखते हुए कहा। अम्मी मुझसे बेहद प्यार करती थी और मेरे आराम के लिए वो बहुत मर्तबा अब्बा से बहस के अलावा लड़ाई भी कर चुकी थी। इस पल भी वो अब्बा को काफी गुस्से से देखकर कह रही थी, मैंने कब रोका है भाई, बस कहा है कि पहले दे आए, अभी कौन सा उसने खाना शुरू किया है। अब्बा ने वजाहत देते हुए बात खत्म करने की कोशिश की, जबकि मैं उन दोनों को देखने लगा। आप भी बच्चे पर बेवजह हुक्म चलाते रहते हैं, अम्मी ने नाराजगी से तनक कर कहा। मैं उन दोनों की हल्की फुल्की चपलिगश से तंग हो रहा था। आप दोनों लड़े नहीं, मैं दे आता हूँ। मैंने उन दोनों को बहस करते देखा तो अपना दस्तरखान में लिपटा खाना उठाए वहां से निकल आया। अम्मी मुझे पीछे आवाजें देती रहीं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और घर के दरवाजे से बाहर निकल आया। मैंने लतीफ बाबा को खाना दिया और साथ ही उन्हें खुद अपने हाथों से उनके घर के कूलर से पानी भी डालकर देकर ही वापस आया। घर में दाखिल हुआ तो अम्मी और अब्बा फिर से बहस में ही लगे हुए थे। मैंने उन दोनों को चुप करवाया और उसके बाद ही सुकून से खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह होते ही मैं एक दफ्तर में गया और इंटरव्यू देकर वापस आ गया। उन दिनों मैं बिल्कुल ही फारिग था। अब्बा तो रिटायरमेंट ले चुके थे, उनका कोई कारोबार तो था नहीं जो वहाँ पर काम करने लग जाता। अब्बा ने सारी जिंदगी फौज में ही लगा दी थी और गाजी बन गए थे, जबकि मैं फौज के बजाय कोई आरामदेह नौकरी की तलाश में था जो मिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 दिन यूं ही दोस्तों में घूमने के बाद मुझे एक जगह से फोन आया तो पता चला कि मेरी नौकरी लग गई है। इस खुशी में मिठाई लिए मैं अपने घर आया। इससे पहले दोस्तों में ही मौजूद था तो उन्होंने इस खुशखबरी की वजह से खाने पीने की फरमाइश की। मेरी जेब में थोड़े से पैसे मौजूद थे, इसलिए पहले उन्हें बाहर से कुछ खिलाकर बाद में घर आकर मैंने अम्मी अब्बा को ये खुशखबरी सुनाई। काफी देर तक मैं उन दोनों से नौकरी के मुतालिक बातें करता रहा और साथ ही अम्मी को कपड़े इस्त्री करने को बोल दिया ताकि पहले दिन अच्छा तासुर पड़ सके।
मैं कमरे में अपनी चीजें एक एक करके सही करके रखने चला गया। सारा कुछ एक जगह करके जब बाहर आया तो अम्मी अब्बा के पास बैठी सरगोशी में कुछ कह रही थी। लोग लतीफ भाई के बारे में गलत बातें कर रहे हैं। अम्मी की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं चौंक उठा। पता नहीं वो किन बातों का जिक्र कर रही थी। मैं थोड़ा सा मुतजस्सिस हुआ और आगे बढ़कर उनके पास बैठने के बजाय पीछे ही खड़ा रहा। उन दोनों की मेरे मुंह की जानिब पीठ थी। क्यों, क्या हुआ है? अब्बा ने पुरसुकून अंदाज में पूछा। वो चाय पी रहे थे। उनके धीमी आवाज में इस्तफसार करने पर मुझे बेसाख्ता हंसी आई। कहते हैं कि हम उसकी मदद क्यों करते हैं जब इतना कुछ वो लोगों को खाना खैरात कर रहा होता है, अम्मी ने अब्बा को बताते हुए कहा। मैं हैरान हुआ। मैं खुद इस बात की तह तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि आज सुबह ही एक दोस्त ने भी कहा था कि लतीफ बाबा लोगों को खाना खिला रहे हैं। पता नहीं कहाँ से लाते हैं। इस बात को सोचकर नजरअंदाज कर चुका था, लेकिन अभी इस पल अम्मी ने जिक्र करके मुझे दोबारा से याद कराया और इस वजह से मैं हैरानगी से सोच में पड़ गया। ये बात तो मैं जानता हूँ, लेकिन बताना ठीक नहीं है। अब्बा ने चाय का आखिरी घूंट लेकर प्याला अम्मी को पकड़ाते हुए कतरे धीमी आवाज में जवाब दिया, जबकि मैं मजीद तजस्सुस में मुब्तला एकदम से लंबे डग भरते हुए सीधा अब्बा के सामने वाली पलंग पर जा बैठा, जबकि वो दोनों मुझे यूं अचानक सामने पाकर कदरे झिझक का शिकार हुए थे। अम्मी तो फिर इत्मीनान से बैठी थी। अब्बा का अंदाज लिया दिया सा महसूस हो रहा था। अब्बा, ये फकीर आपका क्या लगता है? और आप जानते हैं ये खाना कहाँ से लाते हैं? मैंने थोड़ी के नीचे अपना दायां हाथ रखते हुए पूछा। जिस तरह अब्बा ने कहा था कि मैं जानता हूँ, तो मुझे तजस्सुस लाहक हुआ पड़ा था और जल्दी से वजह जानने को बेताब बैठा उनके बोलने को मुंतजिर था। दूर परे का रिश्तेदार है पुत्र, और खाने का तो मैं नहीं जानता कि किधर से लाता है। अब्बा ने चंद एक जरूरी बातें बताकर एकदम से बात ही खत्म करने की कोशिश कर ली थी, जबकि मैं चुपचाप उनका मुंह तकने लगा। मुझे उनसे इस अमल की तवक्को न थी। मैं खुद पता कराऊंगा ये खाना किधर से आता है, आखिर मुझे भी तो पता चले। मैंने खुद से अहद करते हुए अब्बा और अम्मी को भी अपने इस इरादे का बताना जरूरी समझा। ना पुत्र, ऐसे राजों पर पर्दा रहना ही बेहतर होता है, कुरेदा नहीं जाता। अब्बा ने एकदम से कांपते हाथों के साथ मुझे मना किया। अम्मी भी अब्बा को हैरान होकर देखने लगी। वो भी शायद अब्बा की फुर्ती देख चुकी थी। जिस तरह एकदम से हाथ उठाकर उन्होंने रोका था, ऐसे आज से पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। लेकिन क्यों अब्बा? आखिर पता तो चले कि वो कहाँ से इतना खाना लाते हैं। मैंने चिढ़कर अब्बा को देखते हुए कहा, और उसी असना में अम्मी मेरी चाय भी उठा लाई। मैंने उनसे चाय का कप थाम लिया और एक घूंट भरा। वो गलत काम करता तो मैं भी पूछ लेता, लेकिन उसने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए इस काम को ऐसे ही चलने दो। कोई भी गलत कदम मत उठाना। अब्बा ने दो टोक अंदाज में मुझे साफ मना किया तो मैं एकदम चुप होकर उन्हें देखने लगा। मजीद कुछ कहने की नौबत ही नहीं आई थी। वो उठकर सोने को चल दिए थे। अम्मी ने मुझे पहले हंसकर देखा और सोने का बोलकर वो भी चली गईं, जबकि मैंने चाय पीकर बावर्ची खाने में जाकर चाय का कप धोकर रखा और खुद भी सोने की कोशिश की ताकि सुबह पर वक्त उठ सकूं। 2 दिन में मेरी नौकरी बिल्कुल ठीक और सख्त रूटीन के साथ चलने लगी थी। उनको मेरा काम करना भी पसंद आ रहा था। शाम गए मैं घर लौटता तो खाना खाकर कुछ देर फोन इस्तेमाल करके अम्मी अब्बा से बातें करके सो जाता था। दोस्तों में जाने का मुझे कोई खास वक्त ही नहीं मिलता था। बस फोन पर ही 2-4 बातें और हाल चाल पूछ लेता था। खाना दे आए हो? थोड़ी ही देर बाद अचानक अब्बा को लतीफ चचा का ख्याल आया और उन्होंने मुझसे इस्तफसार किया। मुझे बेइख्तियार हंसी सी आई। अब्बा रोज बोलते हैं कि खाना देकर आओ, लेकिन लतीफ बाबा के पास तो पहले से ही इतना खाना होता है कि वो लोगों को बांटते रहते हैं। मैंने हैरानगी से अब्बा को देखकर कहा, मैं नहीं चाहता था कि खाना जाया हो जाए। हालांकि लतीफ बाबा काफी जिम्मेदार इंसान थे, खाने को कभी जाया होने ही नहीं देते थे। लोग दे देते होंगे ना, हमारा अपना अलग से फर्ज बनता है। क्या पता रोज कोई न देता हो और हम समझे कि उन्हें किसी ने दे दिया है, ऐसे तो गुनाह होगा ना। अब्बा की वही पुरानी सोच थी। मैंने खामोशी से सर हिलाने पर इत्तेफाक किया, क्योंकि रोज रोज की बहस रिश्ते में दरार पैदा कर देती है। अच्छा, मैं आज देखूंगा, अगर उनके पास खाना हुआ तो मैं दोबारा खाना देने नहीं जाऊंगा। मैंने साथ ही अपना इरादा भी बता दिया। अब्बा ने मुझे खुशमगी नजरों से घूरते हुए सर हिला दिया। अम्मी आज मेरी नौकरी मिलने की खुशी में चुप थी, वरना यकीनी था कि बहस हो जाती।
अच्छा ठीक है, अब जाओ और देकर आओ। अब्बा ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने हाँ में सर हिलाते हुए अम्मी की तरफ अपना रुख किया। अम्मी खाना डाल दें। अम्मी को खाना लाने को बोलकर मैंने चाय खत्म की। इतने में अम्मी भी वापस आ गई और मैं खाना लिए हमेशा की तरह घर से बाहर निकल गया। बाबा ये खाना ले लो। मैं वहां जाकर लतीफ बाबा को खाना पकड़ाने लगा। उधर कमरे में प्लेट रखी है, उसमें डाल दो, मैं काम कर रहा हूँ। लतीफ बाबा ने किसी पुरानी तर्ज की पेटी में सर दिए मुझे जवाब दिया और फिर अपने काम में लग गए। बाबा एक बात पूछूं? मैंने खाने की प्लेट वही रखी और पास ही ढेर सारा खाना देखकर झिझकते हुए बाबा से सवाल किया। हाँ पूछो। लतीफ बाबा ने इजाजत देते हुए कहा। ये इतना देगचों में खाना किधर से ले आते हो? मैंने थोड़ा डरते डरते सवाल किया। मुझे डर था कि वो कुछ कह न दे। खुदा दे देता है और कौन देगा भला? बाबा ने सर झुकाए पेटी से कुछ तलाश करते हुए जवाब दिया। लेकिन लाकर कौन देता है? मुझे थोड़ा हौसला हुआ तो जरा ऊंची आवाज में पूछा। अल्लाह के नेक बंदे ला देते हैं। बाबा का इत्मीनान काबिल दीद था, जबकि मैं चिढ़ गया था। लेकिन यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं आता और ना ही आप किसी को घर में दाखिल होने देते हो। मैंने जब सवाल किया तो उन्होंने पेटी में से अपना सर निकाला और बराह रास्त मुझ पर नजरें गाड़ ली। बस मिल जाता है, तुम जानकर क्या करोगे? क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ, घर में तुम्हारा बाप इंतजार कर रहा होगा। वो अब तंग आ चुके थे। थोड़ी देर पहले वाली आजिज़ी के आसार गुम हो चुके थे। जवाब नहीं देना होता तो बता दिया करें साफ साफ, यूं झड़कने की क्या जरूरत है? मैंने नाराजगी से मुंह फुलाए कहा, जबकि वो जरा सा मुस्कुराए। तुम जैसे खुदसर बच्चों को झड़कने की जरूरत पड़ जाती है, बाबा ने हंसकर कहा और मैं बाबा से बहस करने के बाद मुंह फुलाए बाहर निकला तो गली में ही दो बच्चे जिनकी उम्रें 10 से 12 के लगभग थी, वो दौड़े दौड़े लतीफ बाबा के घर की जानिब आने लगे। उनके हाथों में बर्तन भी थे और दोनों ही काफी उजलत में लग रहे थे। तुम लोग किधर जा रहे हो? मैंने अचानक आगे बढ़कर एक का बाजू पकड़ के रुकते हुए सवाल किया। एक की वजह से दूसरा भी वही रुक गया था। बाबा के घर में। दोनों ने एक ज़बान होकर जवाब दिया। लेकिन क्यों? मैंने उन दोनों को ही रोक लिया था। वो ना आगे बढ़ सकते थे और बिना जवाब दिए मैं जाने नहीं देने वाला था। मुझे लगा कि शायद उन बच्चों से कोई बात पता चल जाए। वो बाबा से खाना लेने जा रहे हैं। अब की मर्तबा भी दोनों ने एक साथ ही जवाब दिया। उन्हें शायद मेरा रोकना नागवार गुजरा था। कब से खाना लेने आ रहे हो? कितना वक्त हुआ है? मैंने अपना अगला सवाल दोहराया। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बात की तह तक पहुंचना चाहता था। इसलिए मैं बिना टाल मटोल के जो बात मेरे जहन में खुलबुली मचा रही थी, मैं वो उन बच्चों से पूछे जा रहा था। पहले मेरी अम्मी आती थी, वो बीमार हो गई हैं तो अब मैं आता हूँ। तकरीबन 2 साल हो गए हैं। बाबा ने हमें कभी कुछ नहीं कहा। जब कहें हमारे घर मेहमान आए हैं तब वो थोड़ा ज्यादा खाना दे देते हैं, साथ में मिठाई भी दे देते हैं। जिस बच्चे को मैंने पकड़ा हुआ था उसने मुझे धीरे धीरे पूरी बात पुरजोश होकर बताई थी, जबकि दूसरा खामोश ही था। शायद वो पहले बच्चे की वजह से रुके हुए था। कभी बाबा ने मना नहीं किया क्या? और ये खाना कहाँ से लाते हैं? कभी पूछा है तुम लोगों ने? जो असल मुद्दे की बात थी मैंने वो पूछी ताकि वो ज्यादा बुरा न मनाने पाए, क्योंकि उनको भूख भी लगी हुई होगी। तो मेरा रोकना काफी गैर इखलाकी हरकत थी। नहीं, हमें कभी भी उन्होंने ये बात नहीं बताई। और खाना वो तो रोज देते हैं, जबकि खाना भी बहुत मजे का होता है। हमने आज से पहले वैसा खाना कभी नहीं खाया। दूसरे वाले बच्चे ने खुशी खुशी जवाब देते हुए अपना मौक़िफ़ बयान किया तो मैंने सर हिलाते हुए उनकी बात समझ ली। उनको रोकने का भी कोई फायदा ना हुआ था, जिसके खातिर रोका था। अच्छा, मैंने सोचों में गुम कहा। जी अब हम जाएं? वो बच्चे मेरी वजह से रुके हुए थे। उन्होंने इजाजत मांगी तो मुझे उन दोनों पर हंसी सी आई। मैंने दोनों को इजाजत दे दी और साथ ही एक बच्चे के सर के बालों में प्यार से हाथ फेरकर उसके बाल बिगाड़ दिए। वो दोनों चले गए तो मैं सोचों में गुम घर जा रहा था कि अचानक गली के नुक्कड़ पर कुछ दोस्त मिल गए, जिनकी वजह से मुझे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। मैं बहुत हैरान था। आखिर फकीर के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है कि कोई जरिया आमदन ना होते हुए भी उसे किसी चीज की कमी नहीं है। न जाने वो किधर से सब कुछ लाता है। कहने को वो अब्बा के दूर परे का रिश्तेदार भी था। वो घर से नहीं निकलता था, कुछ भी नहीं खरीदता था, लेकिन फिर भी उसके पास खाना कपड़े सब कुछ मौजूद था। कभी कमी पेशी नहीं हुई थी।
हाँ, लेकिन एक बात थी जो मुझे लतीफ बाबा जासूसी करने के बाद पता चली थी कि वो हर जुमेरात को ऐन मगरिब के वक्त घर से निकलता और रात गए वापस आता था। उसका ये मामूल इतना पक्का था कि भले बारिश हो या तूफान, वो जुमेरात को घर से किसी अनजानी मंजिल की तरफ निकल जाता था। मैं सिर्फ घर तक ही नजर रखे हुए था और ऐसा मैं एक माह से कर रहा था ताकि वजह जान सकूं। मेरे सहन में बहुत अजीब और गरीब से ख्यालात आ रहे थे। ये सब याद आते ही मेरे दिल में खटक पैदा हुई और बहुत सोचने पर मुझे एकदम से आखिर एक ख्याल आया तो मैं बुरी तरह उछल पड़ा। हाँ, यही हो सकता है, जरूर मैं पता लगा कर रहूंगा। बज़ाहिर तो मुझे अब्बा ने सख्ती से मना किया हुआ था, लेकिन फिर भी एक तरकीब सोचते हुए मेरा चेहरा पुरजोश सा हुआ। मैंने दूसरे शहर में मौजूद अपने दोस्त को फोन मिलाया, कुछ सोचकर तहमीद बांधी और हाल चाल पूछकर सीधा असल मुद्दे पर आ गया। हाँ, एक कैमरा और एक ताकतवर माइक्रोफोन, ये दोनों कल सुबह ही चाहिए। मैंने दोस्त से कहा तो वो हैरान सा हुआ, शायद वो मेरी जासूसी फितरत को भांप गया था। मगर हुआ क्या है, खैरियत तो है ना? तो मैं आखिर इन चीजों की क्या जरूरत पड़ गई? दोस्त हैरान था, इसलिए सारी बात कुरेद कुरेद कर पूछने लगा। अभी कुछ मत पूछो, बस यूं समझो किसी मुजरिम के खिलाफ सबूत चाहिए जो इसी से मुमकिन है। मैंने टाल मटोल से काम लिया और दिल में तय किया कि जब ये मामला सुलझ जाएगा तो तभी सारी हकीकत उसे बता दूंगा। तब तक के लिए खामोश रहने में ही आफियत है, जबकि मेरी आवाज में जोश के साथ साथ लर्जिश थी। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। किसी खतरनाक काम में ना पड़ना, ये मुजरिम लोग बहुत खतरनाक होते हैं। दोस्त ने कुछ कुछ बात समझते हुए मुझे समझाया। उसे मेरी आदतों का अंदाजा तो था ही, क्योंकि हम काफी सालों से एक साथ पढ़ते रहे थे और आदतों अतवार का इल्म होना तो लाजमी अमल है। नहीं, वो खतरनाक नहीं, लेकिन बहुत शातिर जरूर है। मुझे शक है कि वो जरूर मुजरिमों का आलाकार है। वो जिस्मानी तौर पर तो बूढ़ा सा है, मगर दिमागी तौर पर बहुत तेज है। वो जरूर किसी मुजरिम गैंग का सलाहकार है, या फिर मैंने आधा अधूरा जुमला छोड़ दिया। कुछ कुछ मायने खेज अंदाज में बताया, जबकि मेरी आवाज में जोश उभरा हुआ था, जिससे साफ जाहिर था कि मैं काफी हद तक इस मामले में उलझा हुआ हूँ। फिर भी मैं यही कहूँगा कि ऐसे मामलात से दूर रहा करो, खुदा न खास्ता किसी मसले में मत पड़ जाओ। मेरे दोस्त ने दोबारा से अपनी नसीहतों की पटारी खोल ली थी। पता नहीं यार, लेकिन कुछ गलत हो रहा है जिसका मुझे इल्म नहीं, इसीलिए मैं मामला सुलझाना चाहता हूँ। हो सकता है वो बेकसूर हो या फिर किसी मुजरिम गुरु का सरबरा हो जो बूढ़ा हो गया और यहाँ भेस बदलकर गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा हो। मैंने कुछ किस्सा दोस्त को बताने में ही आफियत समझी, क्योंकि वो मुझे बार बार समझाने पर तुला हुआ था, जबकि जासूसी नॉवेल और फिल्मों ने मेरे दिमाग पर अच्छा खासा असर छोड़ा था और मैं काफी हद से ज्यादा ही बूढ़े फकीर की तरफ मुकम्मल मशकूक हो चुका था, जिसका मुझे पता लगाने की पड़ी हुई थी। दोस्त ने फिर से समझाने की कोशिश की, मगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिस पर उसने हार मानते हुए मेरी मदद करने की हामी भर ली थी और उस दोस्त ने अगले ही दिन मेरी जरूरत शुदा मतलूबा आलात भिजवा दिए थे। 2 दिन बाद ही जुमेरात थी, यानी लतीफ बाबा घर से गायब होने वाले थे और मेरे लिए यही एक सुनहरी मौका था कि मैं उसके घर घुसकर उन जासूसी आलात को ठीक जगह नस्ब कर देता और फिर अपने घर बैठकर उसके सारे मामूलात मुलाहिजा करता रहता। सारा दिन मैंने बड़ी बेचैनी से गुजारा और जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ तो मैंने बाहर दरवाजे पर नजर जमाई। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक फकीर अपने मखसूस वक्त पर घर से निकला और गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल दिया। मैं काफी देर तक इसी मौके की तलाश में था। अम्मा घर नहीं थी, जबकि अब्बा किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर ही थे, जिसकी वजह से कोई रोक टोक का मसला भी नहीं था। मैंने जल्दी से अलमारी खोलकर जासूसी आलात निकाले और फकीर बाबा के घर की दीवार फलांग अंदर घुस गया। घर में दाखिल होते ही मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई शिद्दत से गजबनाक हुआ हो। मैंने धीरे धीरे कदम उठाते हुए मुकम्मल एहतियात से अच्छी तरह इर्द गिर्द देखा, मगर कोई नहीं था। फिर भी मुझे मुसलसल महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे घूर रहा है या फिर कोई मेरे पर अपनी नजरें गाढ़े गुस्से से देख रहा है। मैं बहुत मजबूत दिल गुर्दे का मालिक होने के बावजूद अजीब से खौफ का शिकार हो रहा था और मुझे ठंडे पसीने आने शुरू हो गए थे। मेरे हाथों में मौजूद आलात भी थर थर कांप से रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए इस सब को अपना वहम करार देने की कोशिश की और फकीर के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में कदम रखते ही मेरे कदम बुरी तरह लड़खड़ाए और मैंने दरवाजे को थामकर खुद को गिरने से बचाया।
न जाने कैसा तासुर था कि मुझे महसूस हुआ जैसे मैं गिर जाऊंगा। उसी असना में जल्दी से मैंने लकड़ी की अलमारी के ऊपर पड़े काट कबाड़ में कैमरा और माइक छुपाया। इतनी देर में कमरा अचानक इस कदर सर्द हो गया जैसे कि वो कोई सर्द खाना हो। मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। मेरे हाथ पैर बर्फ के मानंद ठंडे और अकड़ते हुए महसूस हो रहे थे। ये सब पहले तो मैं अपना वहम समझा, लेकिन धीरे धीरे शिद्दत बढ़ती गई। मेरा ये गुमान भी ना रहा कि ये मौजूदा हालत मेरा वहम नहीं था बल्कि एक हकीकत है। मैंने ठंडक से अकड़ते अपने हाथों की तरफ देखा और चीखना चाहा, मगर चीख गले में ही अटक गई थी। मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने चाहे, मगर कदम भी जमकर पत्थर हो गए थे। मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। मैं जोर से चिल्लाकर मदद के लिए पुकारना चाहता था, मगर आवाज जैसे खो गई थी। मुझे लगा कि मेरी मौत का वक्त आ गया है। इससे आगे मुझसे कुछ सोचा तक नहीं जा रहा था। बेबसी की इंतहा थी और फिर सांस रुक गई। मुझे लगा मेरा दम घुटने लगा है और बस मैं तमाम शुद्ध। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और सुर्ख चेहरा लिए लतीफ बाबा फकीर गजबनाक हालत में अंदर दाखिल हुआ। उनके अंदर दाखिल होते ही कमरे का दर्जा हरारत एकदम वापस नॉर्मल हुआ और मेरी जो रुक जाने वाली सांस थी वापस बहाल होने लगी। मैंने लंबी सांस ली और जमीन पर गिर गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं बच गया हूँ और मेरा रुका हुआ सांस वापस बहाल हो गया है। अभी अभी मौत को छूकर वापस आया था। डर से हाथ पैर फिर भी कपकपा रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अहमक इंसान? हर जगह घुसने वाली नहीं होती, फकीर गरजदार आवाज में धाड़ा। उसके चेहरे पर बेइंतहा खैज़ो गज़ब था। अब उठो और दफा हो जाओ। वापस यहाँ कभी भी नजर आए तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उन्होंने गुस्से से मुझे देखकर अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी मेरी गर्दन पर रखते हुए कहा। वो छड़ी अपने कंधे पर लगते ही मुझे तकलीफ के साथ साथ अपने बदन में ताकत और हरारत का एहसास हुआ। मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। मेरी जबान बोलने से भी कासिर थी, मेरी आवाज तक नहीं निकल रही थी। मेरे दिल पर खौफ के साथ अब अजीब सा रोब तारी हो गया था। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा। रुको! अभी मैं कमरे से बाहर निकला ही था कि फकीर ने ऊंची आवाज में मुझे पुकारा और मैं रुक गया। ये भी लेते जाओ। लतीफ बाबा ने अपनी छड़ी का इशारा किया और मेरे ही छुपाए कैमरे और माइक्रोफोन के टुकड़े मेरे कदमों में आ गिरे थे। मैंने हैरत से ये मंजर देखा और जल्दी से वो सब टुकड़े समेटे और बिना कोई सवाल किए बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा। अपने घर पहुंचकर दरवाजे को ताला लगाते हुए मैं अपने कमरे में आया और उन टुकड़ों को दूर फेंकते हुए अपने बिस्तर पर गिर गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी जो कुछ हुआ था वो ख्वाब था या हकीकत। मैं अभी अभी एक सर्द जहन्नुम से मरते मरते बचकर निकला था, वो भी फकीर के कमरे से। ये सब शायद मुझे ख्वाब ही लगता अगर सामने पड़े कैमरे और माइक्रोफोन के टुकड़े मेरा मुंह न चढ़ा रहे होते। फिर ही मुझे यकीन आता कि वो कोई बुरा ख्वाब नहीं, एक तल्ख हकीकत थी, एक ऐसी अनदेखी मौत जिसके अंदर मैं धंस गया था। लतीफ बाबा के गजबनाक तासुरात और उनका अंदाज आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, लेकिन आज जो देखा था मैं उनका नर्म अंदाज ही भूल गया था। सबसे दुख की बात तो ये थी कि जिस राज के पीछे मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया वो भी न खुल पाया था, जिसका मुझे दिली अफसोस भी था। रात से तुम्हें बुखार है, क्या हुआ था? ठंडे पानी से नहा लिया था क्या? सुबह तक मैं शदीद बुखार की वजह से आग में जल रहा था। अम्मी ने कमरे में आकर मेरे माथे पर हाथ रखकर देखा तो उन्होंने वजह पूछी। मैं निढाल सी कैफियत में करवट बदलते हुए बंद आंखों से हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, नहाया तो नहीं हूँ, बस शायद मौसम का असर है। मैंने अम्मी को मुतमईन किया और तकिए का सहारा लेकर बिस्तर से उठकर टेक लगाए बैठ गया। जिस्म मेरा फिर भी दुख रहा था, जैसे किसी ने मुझ पर शदीद किस्म का तशद्दुद किया हो। अब्बा किधर हैं? मैंने अब्बा का पूछा, क्योंकि वो उस वक्त घर ही होते थे, लेकिन अब मौजूद न थे। लतीफ भाई को खाना देने गए हैं। अम्मी ने लतीफ बाबा का जिक्र किया तो मेरा हलक तक कड़वा हो गया। इस नाम को सुनकर ही मैंने झुरझुरी सी ली और खामोश हो गया। जाने क्यों मुझसे बोला ना गया था। और उसी लम्हे अब्बा भी वापस आ गए। वो तो बदबख्त पता नहीं कहाँ चला गया है। घर पर ताला लगा हुआ है, ऐसे बिना बताए तो कहीं नहीं जाता। शायद उन्होंने बाहर से लतीफ बाबा का सुन लिया था, इसलिए खाने का दस्तरखान हाथ में लिए पलंग पर आकर बैठ गए। कहीं गए होंगे, आ जाएंगे, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा और चुप हो गया। अब्बा की नजरें एकदम मुझ पर गड़ गई थीं, जैसे वो मुझे टटोल रहे हों। वो ऐसे कहीं नहीं जाता, तुमने कुछ किया तो नहीं था?
अब्बा ने मुझे जांचते हुए पूछा। उनको बिल्कुल मुझ पर ही शक था। नहीं तो, मैंने ना में सर हिलाकर इनकार किया। अब्बा को शक होना लाजिम था, क्योंकि मैंने खुद ही अपने इरादे जाहिर किए थे, जिस पर उनका चौंकना तो बनता था। जरूर कुछ हुआ है, अब शायद वो वापस न आए, अब्बा ने गहरी सोचों में गुम होकर बड़बड़ाते हुए जवाब दिया, जबकि अम्मी मुझे नाश्ते का बोलकर दवा लेने का कहने लगी। मैं सर हिलाकर बिस्तर से आहिस्ता आहिस्ता उठकर गुस्ल खाने में चला गया। कुछ दिनों में ही मेरी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी और मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन लतीफ बाबा को तलाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा दिल फिर भी उनकी जासूसी करने पर उकसा रहा था। कई दिन तक मैंने बहुत जगह उनका पता भी करवाया, लेकिन वो कहीं भी ना मिले, जबकि साथ साथ मुझे अपनी नई नई लगी नौकरी पर भी तवज्जो देनी पड़ रही थी। इसलिए चंद ही दिनों में मैंने थक हार कर उन्हें ढूंढना छोड़ दिया और अपनी नौकरी के कामों में उलझकर रह गया था। लतीफ बाबा, एक दिन मैं इतवार के दिन वैसे ही चहलकदमी को घर से बाहर निकला तो रास्ते में मुझे लतीफ बाबा अचानक दिखाई दिए। वो अपने ही धुन में दौड़े जा रहे थे, जबकि मेरी जब नजर पड़ी तो हैरत ज़दा हो गया था। पीछे से आवाज भी दे डाली थी, लेकिन उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा, बल्कि आगे ही बढ़ते जा रहे थे। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मैंने तेज तेज कदम उठाते हुए उन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले मैं पहुंचता रास्ते में गहरा कुआं था, जिसमें लतीफ बाबा औंधे गिर पड़े। मैं तेजी से फिक्रमंदी से आगे बढ़ा और झुककर कुएं के अंदर देखने लगा, लेकिन अंधेरे के बायस मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। काफी कोशिश के बाद मैंने देखा तो लतीफ बाबा कुएं की दीवार की ईंटें थामे खड़े थे। आप बोल क्यों नहीं रहे? मैंने फिक्रमंदी से उनको आवाज दी, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं सोच में पड़ गया कि उन्हें कैसे वहां से निकालूं। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक ही मैंने देखा कि वो कोई अजीब सा साया था या फिर एक रोशनी सी थी। लतीफ बाबा वहां कुएं में से किसी के सहारे ऊपर आ रहे थे। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, बल्कि एक रोशनी सी थी जिसने मेरी आंखें चुंधिया दी थी। मैंने बेहद कोशिश की कि मुझे कुछ तो दिखाई दे, लेकिन मेरी बेइंतहा कोशिशों के बावजूद मुझे कुछ भी नजर नहीं आया था। लतीफ बाबा ने कुएं में से एकदम निकलकर सीधे मेन रोड की जानिब कदम बढ़ा लिए। उन्होंने बज़ाहिर मुझे देख ही लिया था, लेकिन मुझे नजरअंदाज कर गए थे। वो वहां से चले जा रहे थे तो मैं पीछे ही रुक गया और थोड़ी देर बाद उनके पीछे पीछे चलने लगा। ढके छुपे अल्फाज में कहूँ तो पीछा करने लगा और ऐसे चलने लगा कि उन्हें अंदाजा भी ना हो पाया। मैं लतीफ बाबा का पीछा करते करते उनके साथ एक छोटे से घर के बाहर एक नुक्कड़ पर खड़ा हो गया। आसपास खूबसूरत सा माहौल था। अनगिनत फूलों के साथ साथ हरियाली ही हरियाली थी और उन सब के दरमियान ही सफेद चमकते रंगो रोगन में मौजूद छोटा सा घर था, जिसकी एक खिड़की खुली हुई थी, लेकिन सामने पर्दा था जिसके बायस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लतीफ बाबा उस घर में दाखिल हो गए और मैं वहीं बाहर खड़े सोच में पड़ गया कि आखिर ये घर किसका है, जो गांव से काफी दूर और गुंजान इलाके में मौजूद है, जिसकी चाबियां भी लतीफ बाबा के पास मौजूद है। हालांकि अब्बा ने बताया था कि लतीफ बाबा की सारी जायदाद उनकी बीवी ने धोखे से अपने नाम करा ली थी। जिस घर में वो रहते थे वो घर उनके बड़े भाई का था, लेकिन उन्होंने छोटे भाई को दे दिया था ताकि वो दर दर न भटकते। मैं काफी देर बाहर खड़ा रहा। जब कोई न निकला तो जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। अभी मैं दस्तक देकर पीछे हटा ही था कि लतीफ बाबा ने दरवाजा खोल दिया। मुझे देखकर वो काफी हैरत ज़दा थे। यकदम दरवाजे को बंद करना चाहा तो मैंने दरवाजे में अपना हाथ रखकर उन्हें ये करने से रोक दिया। क्यों आए हो तुम यहाँ? लतीफ बाबा ने सख्त अल्फाज में पूछा तो मुझे उनकी इस अंदाज पर जरा सा भी हैरानगी नहीं हुई। आज से पहले उन्होंने कभी सख्त लहजे में बात नहीं की थी, लेकिन इससे पहले एक बार कर चुके थे। वो दिन मुझे उस पल में बेहद डरा रहा था, जैसे लतीफ बाबा मुझे फिर से वैसे ही जकड़ लेंगे। आप किधर चले गए थे? आपको पता भी है कि हम आपको कब से ढूंढ रहे थे और आप इतने बेफिक्र होकर यहाँ घूम रहे हैं? मैंने फिक्रमंदी से लतीफ बाबा का हाथ थामकर पूछा। मैंने उस सब के बावजूद काफी फिक्रमंदी से पूछा। न जाने क्यों मुझे उनकी फिक्र से हुई थी और साथ ही मुझे अजीब और गरीब वहमात भी लाहक हो गए थे। मुझे लगा शायद उन्हें किसी ने अगवा कर लिया है और वो यहाँ कैद न हो, जबकि उनके चेहरे के तासुरात बेहद बुरे लग रहे थे। मैं यहाँ पर ही हूँ और तुम्हारा बाप जानता है मैं किधर हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लतीफ बाबा ने सर्द अंदाज में मुझे बताते हुए दोबारा दरवाजा बंद करना चाहा,
लेकिन मैं भी अपनी हठ धर्मी पर कायम रहा और दहलीज के दरमियान खड़ा रहा। लेकिन अब्बा ने मुझे नहीं बताया कि वो जानते हैं, बल्कि वो तो कह रहे थे कि आपके बारे में कुछ नहीं जानते। मैं लतीफ बाबा के बताने पर बेहद शौक की कैफियत में घिर गया था। अब्बा तो काफी दिनों से मेरे सामने परेशान से दिखाई देते थे, तो वो कैसे जानते थे? न जाने क्या कुछ वो मेरे से छुपाना चाहते थे। घर के माहौल और अम्मी का भी बार बार लतीफ बाबा के मिलने का पूछना इस बात से साफ जाहिर था कि घर में किसी को लतीफ बाबा का नहीं मालूम था, जबकि यहाँ मुझे शायद वो टाल रहे थे। मुझे ये भी लगा कि शायद यहाँ भी वो एक सर्द खाने में रह रहे हैं। ये तुम अपने बाप से जाकर पूछना, सब बता देगा। अभी तुम जाओ, शाम से पहले घर पहुंच जाना, तुम्हारी माँ परेशान हो जाएगी। लतीफ बाबा ने सख्ती से कहकर मुझे साथ ही जल्दी घर पहुंचने की नसीहत भी की। मैं ना समझी से उन्हें देखने लगा। मेरा सर घूम सा गया था और सोच समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। अच्छा चला जाऊंगा, अभी अंदर तो आने दें। मैंने उनकी बात तो मान ली थी, लेकिन अंदर जाकर मैं 2 घूंट पानी पीकर कुछ देर आराम करना चाहता था। लेकिन लतीफ बाबा की बातों से लग रहा था कि वो बेजार है और जल्द से जल्द मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। तुम जैसे बच्चों का यहाँ आना ममनू है, लतीफ बाबा ने 2 टोक अंदाज में कहा। क्यों? मैं इस सफाचट इनकार पर हैरान हुआ और शायद थोड़ा सा सदमा भी लग गया था। लतीफ बाबा मुझे इनकार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जिन्नात का बसेरा है। वो पहले कुछ देर खामोश रहे, लेकिन अचानक बोले तो मैं दहलीज से हटकर कदरे दूर होकर बेसाख्ता हंसने लगा। आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं काफी देर तक कहकहे लगाता रहा। लतीफ बाबा मेरे से मजाक ही ऐसा कर रहे थे कि यकीन करना नामुमकिन था। मेरा तुम्हारा कोई मजाक है क्या? और तुम हंस क्यों रहे हो? यही सच है। मेरे हंसने पर लतीफ बाबा मुझे गुस्से से देखने लगे और काफी बिगड़े हुए अंदाज में गोया हुए थे। मैं हंसी रोककर एकदम चुप हुआ और जिन्नात को सोचकर ही एक भरपूर झुरझुरी सी ली, क्योंकि आज से पहले मैंने जिन्नात को कभी नहीं देखा था। बस बचपन में कुछ चंद एक किस्से ही सुने थे। अच्छा नहीं हंसता भाई, अब आप ही बताओ कि क्या आप जिन्नात हो? तभी एकदम से आप अचानक गायब हो गए थे। मैंने काफी संजीदा होकर ये सवाल किया, क्योंकि जैसे वो मुझे देख रहे थे कोई बैत नहीं था कि 2-4 थप्पड़ ही मार डालेंगे। ऊपर से मुझे उनका गायब होना और वो ढेर सारा रोजाना का खाना याद आया, तो ये काम जिन्नात का ही हो सकता था। यही सोचकर मैंने पूछ डाला था, जिन्नात में से होता तो सुबह कुएं से लटकने की क्या जरूरत थी? एक मंत्र पढ़ता और वहां से निकल आता। लतीफ बाबा की बात काफी काबिल गौर थी। अगर वो कुएं से लटक रहे थे तो जिन्नात होते तो खुद ब खुद ही निकल आते। वो एक जीते जागते इंसान थे। मैं खौमाखाही अजीब और गरीब सोचे जा रहा था। फिर क्या हो, और यहाँ मेरा आना क्यों ममनू है? मैं अब भी समझा कि वो मुझे टालने के लिए अपने घर में दाखिल नहीं होने दे रहे, कि शायद मेरे सवालात से तंग हो रहे हों। इसलिए मैं अंदर जाने पर मजिद हुआ, क्योंकि यहाँ नेक इंसानों को आने की इजाजत दी जाती है, या जिन्नात का सरदार इजाजत दे तभी दाखिला होता है। लतीफ बाबा ने मुझे वही खड़े खड़े जवाब दिया, जबकि मैं जिन्नात के उसूल को सुनकर फिर से हंस पड़ा। ये तो छोटा सा घर है, इसमें जिन्नात कैसे बसेरा कर सकते हैं? मैंने हैरानगी से उस घर को चारों जानिब से देखकर हंस के पूछा, और यकदम लतीफ बाबा को थोड़ा परे करके घर में दाखिल हो गया। वो भी इस अचानक हमले पर हैरान हो गए। मैं घर में दाखिल हुआ तो सफेद और रंगीन रोशनियों ने मेरा इस्तकबाल किया। घर बाहर से जितना हसीन था, उतना ही अंदर से बहुत खूबसूरत था। मैं सोच में पड़ गया कि इतना प्यारा घर जब मौजूद था तो लतीफ बाबा इतने अरसे से पुराने घर में क्यों रह रहे थे। घर की दीवारों पर बेल बूटों से बनी खूबसूरत सी पेंटिंग्स भी मौजूद थी। इसके अलावा हैरानगी की बात ये थी कि इसी घर में एक कोने में 3 किस्म के अजीबोगरीब फल भी लगे हुए थे। मुझे लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। मेरी तो नजरें रोशनी देखकर ही चंदिया सी गई थी। ये किसे ले आए हो लतीफ? अचानक अंदर से एक अजीबोगरीब सी आवाज खुर्राई। मैं डर से उछल खड़ा हुआ। जाने कौन था जो शायद पीछे ही खड़ा था। ये मेरा पीछा करते करते आ गया है। मैं इसे घर भेज रहा हूँ, लेकिन जबरदस्ती घुसाया है। लतीफ बाबा ने वही खड़े पीछे मुड़कर जवाब दिया। मैं उनकी इस हरकत पर हैरान होकर उन्हें देखने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक एक गहरे घुंघराले बाल और टेढ़े से मुंह के साथ कोई एक कोने से बाहर निकला, जिसे देखकर मैं डर भी गया था, लेकिन वहीं खड़े खड़े थोड़ा दूर होता गया। क्या तुम जिन्नात में से हो? इतनी बुरी शक्ल है, आप कैसे रह लेते हो इनके साथ बाबा? मैंने उस जिन से पूछा और फिर हैरान होकर लतीफ बाबा से पूछने लगा।
मुझे उनके सब्र पर हैरानगी हुई कि इतने खौफनाक किस्म की शक्ल वाले जिन के साथ वो इस घर में कैसे रह रहे थे। ऊपर से उसकी हैबत ज़दा शक्ल और आवाज भी डरावनी सी थी। इसके अलावा उसके हाथों के नाखून भी काफी बड़े बड़े से थे। खबरदार, ऐसी बात मत करो, ये जिन्नात बहुत बुरा पेश आते हैं, इनके जुल्म से बच नहीं पाओगे। लतीफ बाबा ने मेरा हाथ जकड़कर मुझे बाहर ले जाने की कोशिश की और साथ ही मुझे डराने लगे, जबकि मैं तो उनके इत्मीनान को देखकर ही हैरान खड़ा था। आप मुझे डरा रहे हैं? मैंने लतीफ बाबा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर रुकते हुए पूछा। नहीं, बता रहा हूँ, चलो तुम घर जाओ। उन्होंने मुझे घर से बाहर जाने को कहते हुए आराम से कहा। ये वाकई नहुसत ज़दा सा लग रहा है तो वही कहूंगा ना जो देखूंगा। मैंने दोबारा सज्जन को देखकर कहा, जो कब से खड़ा हम दोनों की बातें खामोशी से सुने जा रहा था। उसने मुझे बेहद गुस्से से देखना शुरू कर दिया था। पकड़ लो इसे और डाल दो दहकती हुई आग में, ये हमारा मजाक उड़ा रहा है। अचानक वो जिन ऊंची बुलंद आवाज में चिल्लाया और कोनों खुदरों से कई बोनों की शक्ल में छोटे छोटे जिन निकलते हुए मेरे सामने आ गए। उन्होंने मुझे लतीफ बाबा से कदरे दूर ले जाकर मेरी गर्दन दबोच ली थी। बाबा मुझे बचा लो, ये मुझे मार देंगे, मैंने हलक के बल चिल्लाकर कहते हुए लतीफ बाबा को कहा। वो बेबसी से मुझे देखने लगे। वो जिन्नात बज़ाहिर थे तो काफी छोटे, लेकिन उनके हाथों में इतनी जान थी कि मुझे एक ही बोना मार सकता था, जबकि उस वक्त वो काफी तादाद में मुझ पर हावी हुए पड़े थे। कहा था ना कि मत करो, क्यों उनके गुस्से को हवा दी है? लतीफ बाबा ने मुझे देखकर डरते हुए कहा। उनके हाथ भी डरो खौफ से लरस रहे थे। वो मुझे क्या बचाते, जबकि दूसरा बड़ा जिनजादा दूर खड़ा मेरी हालत से लुत्फानंदोज हो रहा था। मुझे नहीं पता था, वरना मैं कभी नहीं कहता, मैंने रोते हुए कहा, क्योंकि वो बोने एक जलाई हुई दहकती आग में मुझे धकेलने के दर पे थे। इससे पहले कि वो मुझे जला देते, मैंने खुद को बचाने के जतन करना शुरू कर दिए। छोड़ दो इसे, आइंदा ये ऐसा नहीं करेगा, मेरी खातिर छोड़ दो। लतीफ बाबा ने बड़े जिनजादे से ऊंची आवाज में अपने दोनों हाथ उठाकर उस जिनजादे के सामने जोड़ते हुए फरियाद की, तो मेरी आंख से चंद आंसू अचानक निकलकर मेरी दाढ़ी में गुम हो गए। ठीक है, लेकिन ये दोबारा इस जगह के आसपास भी अगर दिखाई दिया तो इसे छोड़ेंगे नहीं, जिनजादे ने कहकर बोनों को इशारा किया, तो उन्होंने मुझे अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। मैंने चंद सानिया खड़े होकर अपनी सांस हमवार की और फिर सर पर भाग निकला। आ गए हो फिर उस रात से पर्दा उठा के? मैं जख्मों से चूर चूर हुआ जब घर पहुंचा तो अब्बा घर की दहलीज पर बैठे मेरे जख्मों पर नजर डालकर बेहद तंजिया लहजे में बोले थे। उनके लहजे से मुझे अंदाजा हो गया था कि वो इस पल बेहद शदीद गुस्से में है। आपको कैसे पता चला? मैंने हैरत से अब्बा को देखते हुए सवाल किया, क्योंकि मुझे हैरानगी थी कि अब्बा को कैसे पता चल गया कि मैंने लतीफ बाबा को ढूंढ लिया था और साथ ही मुझे जिन्नात ने मारा था। तुम्हारी ये सूरत देखकर ही अंदाजा हो गया है। अब्बा ने हाथ उठाकर मेरे चेहरे, गर्दन और हाथों पर मौजूद जिन्नात के नाखूनों के निशानात और रसते हुए खून की जानिब इशारा करते हुए कहा। उस पल मुझे उन जख्मों की भी बेहद तकलीफ रही थी। वो तो शुक्र था कि अम्मी घर पर मौजूद न थी, वरना मुझे उस हालत में देखकर वो रोना धोना शुरू कर लेती और उन्हें संभालना बेहद मुश्किल हो जाना था। ये तो किसी से मार खाने से भी ऐसा हो सकता है ना? मैंने मायने खेज अंदाज से चिढ़कर पूछा। मेरी सुई वहीं पर अटकी हुई थी कि अब्बा को कैसे पता चला। वो हमेशा ढकी छुपी बातें ही करते थे। आज से 10 साल पहले मैंने भी ऐसे ही किया था। लतीफ के पीछे भागा ताकि उसके खाने का राज जान सकूं। तब मेरे साथ भी ऐसा ही उनके जिन्नात ने हशर किया था। अब्बा ने धीरे धीरे मुझे अपनी मासी का एक किस्सा सुनाया कि वो भी लतीफ बाबा के राज से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर जिन्नात ने उनका मेरे जैसा ही हाल कर दिया था और राज बताने से पहले इस हद तक मारा कि वो खुद को भी पहचान ही नहीं पा रहे थे। आप जब जानते थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने फटी फटी नजरों से अब्बा को देखकर सदमे के से अंदाज में कहा। मुझे उस पल अब्बा पर बेहद गुस्सा आने लगा। अगर वो जानते ही थे, मुझे बताया क्यों नहीं था? कम से कम आज इस पल मेरी इतनी बुरी हालत न होती, क्योंकि मुझे उन जिन्नात ने रोका था कि किसी को भी ये राज नहीं बताना। इसी वजह से तो तुम्हें रोकता था कि असद ये मत करना, लेकिन तुम तो बाप पर गए हो। जो दिल करता है वही करते हो। अब्बा ने अपने दोनों हाथ खड़े करके मुझे घूरते हुए कहा। साथ ही साथ वो लब दबाए हंसने लगे, जैसे मेरी मौजूदा हालत से वो लुत्फानंदोज हो रहे हों या फिर कुछ और वजह थी। बज़ाहिर मुझे उनके हंसने पर भी शदीद किस्म की चिढ़ हो रही थी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मेरे साथ ये सब भी हो सकता है, वरना मैं ये सब कभी ना करता।
मैंने एहसास शर्मिंदगी के बायस सर झुकाए अब्बा से कहा, उन्होंने तो वैसे भी सब कुछ जान लिया था, अब मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं था। अब समझ आ गई ना? अब्बा ने जैसे तसल्ली से पूछा था। हाँ, लेकिन राज का इल्म फिर भी मुझे अभी तक नहीं हुआ। मैंने फिर भी हठधर्मी से कहा। मुझे इतना सब होने के बावजूद सुकून नहीं मिल रहा था। दोबारा उसी बात पर अटक गया। वो राज ये था कि लतीफ की बीवी ने जब उसे धोखा देकर सारी जायदाद हथिया ली थी, तो तब से उसके साथ एक रहमदिल जिनजादा रहता है, जो लतीफ को किसी भी बुरी आफत से दूर रखने की कोशिश करता है। वो खाना भी लतीफ को जिन्नात लाकर देते हैं, जो वो लोगों में बांट देता है, और ये सब मैं खुद भी देख चुका हूँ। पहले तो अब्बा ने मुझे बाज न आने पर बुरी तरह घूरा और फिर मुझे सारा राज बता डाला था, जिसे जानने के बाद मुझे अपने आप पर हंसी आने लगी कि मैं लतीफ बाबा को एक जासूस और जाने क्या कुछ समझता रहा था, और यहाँ मामला ही और निकला था। तभी आपने ये राज मुझसे भी छुपाया हुआ था। राज जानकर हंसते हुए मैंने अब्बा से पूछा, हाँ तो क्या करता? तुम्हें रोक कर देखा, लेकिन तुमने आखिर अपनी मनमानी करनी ही थी, अब्बा ने नाराजगी से कहा, और फिर हम दोनों ही बेइख्तियार हंस पड़े, क्योंकि बात ही ऐसी थी कि जिसके पीछे मैं इतने अरसे से पड़ा हुआ था। इस मामले के बाद मैंने तजस्सुस में मुब्तला होकर खोज लगाने वाली आदत को तर्क कर दिया। साथ ही अब्बा से माफी भी मांग ली थी और अपना सारा वक्त ही दोस्तों, अम्मी अब्बा और नौकरी पर लगाने लगा, जिस पर लगाना जरूरी भी था और अहम भी था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।